नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं कि आईएएस में जो एसए का पेपर आता है, जिसे आप टेक्निकली फिफ्थ पेपर कह सकते हैं, वो भी उतने नंबर का होता है जितने का जीएस का एक पेपर होता है, ऑप्शनल का एक पेपर होता है, माने 250 नंबर का। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 250 नंबर में 2 एसए लिखने होते हैं, माने एक एसए 125 नंबर का। तो इसमें यदि आपने गफलत किया, और जो कि बहुत बच्चे करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 20 सवाल होते हैं जीएस में। कुछ सवाल 10 नंबर के, कुछ सवाल 15 नंबर के। तो एक 10 नंबर का या 15 नंबर का गलत हुआ, गड़बड़ हुआ तो कोई बात नहीं, नुकसान होता लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें तो आपने गड़बड़ किया तो पूरे नंबर चले गए, 0 मिल जाएगा आपको। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कैसे हैंडल करें। और आप जान लीजिए कि 15-20 नंबर माने इसमें रेंज जो होती है वो 0 से लेकर के और 80-90 मतलब 70-80% तक जा सकती है। और मुसीबत इस बात की है कि जो अच्छी पढ़ाई होती है वो इंटरमीडिएट तक होती है, मैंने मेहनत जब बच्चा करता है। और जो बच्चे मेडिसिन में और उसके लिए जाते हैं वो भी उसमें मेहनत करते हैं, और इंजीनियरिंग में जाते हैं वहाँ मेहनत करते हैं। और ऐसे ना इंजीनियरिंग में है ना मेडिसिन में है, और इंटर तक ऐसे ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। और जब ग्रेजुएशन बच्चा कोई आर्ट फैकल्टी या बीएससी करता है तो वहाँ सीरियस पढ़ाई का मामला ख़त्म हो जाता है। तो सब मिला करके अब ऐसे की प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट्स के आज के माहौल में ऐसे की प्रैक्टिस का कोई माहौल नहीं है। तो अब ऐसे में अच्छा स्कोर कैसे करें, इसलिए मैंने ज़रूरी अभी इधर मैंने जब ऐसे के टेस्ट लिए तो अच्छा, वैसे भी मैं पहले से भी जान रहा था लेकिन हमने कभी इस पर वीडियो नहीं बनाया इत्तेफाक से। तो अब मैं चाहता हूं कि इस पर हम पहले बात कर लें। तो पहले तो ये समझना है कि ऐसे आर्टिकल में फ़र्क क्या होता है। जैसे अखबार में आर्टिकल छपते हैं और आपसे ऐसे लिखाया जाता है। पहले ऐसे की तमाम सारी पद्धतियाँ पढ़ाई जाती थी, निगमनात्मक शैली, आगमनात्मक शैली, और ऐसे करके इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स की बात की जाती थी। अब तो 15-20 नंबर के सवाल ही नहीं आते हैं हाई स्कूल इंटर तक में। सब थोड़े थोड़े करके 98%, 99%, 100% लाने के चक्कर में सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी कर देंगे। तो ऐसे का जो मतलब है वो ये है कि देखिए, ऐसे में आथर झलकना चाहिए। आर्टिकल और ऐसे में ये फ़र्क होता है कि आर्टिकल टॉपिकल होता है। वो आज का अखबार है तो जब तक वो टॉपिक जिंदा है तब तक वो आर्टिकल जिंदा है। और ऐसे क्या होता है, समय का अतिक्रमण करता है, ऐसे सार्वकालिक होता है। तमाम सारे अखबारों में ऐसे टाइप के आर्टिकल भी छपते हैं, लिटरेरी है, जैसे मतलब ऐसे उनके पेज होते हैं। जनसत्ता में जैसे संडे को छपता है, या नवभारत टाइम्स में भी छपता रहा। तो ऐसे मगर कम अखबार हैं जो इस तरीके की बात को करते हैं। तो ऐसे और आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स होते हैं, उनकी एनालिसिस होती है, और उसमें सब्जेक्ट ऑथर यदि रिफ्लेक्ट करे तो वो खराब माना जाता है। और इससे क्या होता है, ये पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इसमें ऑथर की। माने आप केवल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को ही नहीं ला रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी उसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे जो है वो पीस ऑफ लिटरेचर है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, पीस ऑफ फैक्ट्स नहीं है, माने कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन नहीं है, वो लिटरेचर है। लिटरेचर और बाकी चीज में फर्क क्या होता है, ये टेक्निकल बात है समझने की। देखिए, लिटरेचर जो होता है वो सजेस्टिव होता है। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में काव्य साहित्य को काव्य कहा गया है। माने जो आगे चल करके काव्य संकलन, गद्य संकलन वालों को लगता है कि गद्य प्रोज है, काव्य पोइट्री है। संस्कृत साहित्य में काव्य साहित्य लिटरेचर को कहा गया है। तो जैसे मम्मट का परिभाषा ये कहता है ना कि काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे सद्याप्रत निवर्ते कांता सम्मति हितोपदेश युजे। माने कांता माने पत्नी की सलाह की तरह काव्य होता है, यश देता है, अर्थ देता है, व्यवहार सिखाता है, और तब लेकिन वो साथ ही साथ क्या होता है, कांता सम्मत हितो, माने कांता की तरह, वो पिता की तरह या गुरु की तरह नहीं है, ये पत्नी की तरह, माने प्रेमिका की तरह
प्यार से बात करता है, सजेस्टिव होता है। फिराक गोरखपुरी ने एक बार बताया है कि कविता और गद्य में फर्क क्या है। तो अब तो कविताएं भी ब्लैंक वर्स में होती हैं और उनको समझ नहीं आता है कविता है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कविता सजेस्टिव होती है। यही फर्क है साहित्य का और अन्य विधाओं से। इतिहास में वही टॉपिक लिखा जाता है, कबीर को हम इतिहास में भी लिखते हैं, तुलसी को इतिहास में भी लिखते हैं, और शेक्सपियर को भी हिस्ट्री में हम, बेकन को, सबको पढ़ते हैं, वोल्टेयर को, रस्किन को, मतलब तमाम लोग हम उसमें हिस्ट्री में भी पढ़े जाते हैं और साहित्य में भी पढ़े जाते हैं। दोनों की तासीर में फ़र्क होता है। तो आप जो चार पेपर करते हो जीएस के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो और जो एसे का पेपर है, टॉपिक वही मिल सकता है आपस में, लेकिन ये जो फिफ्थ पेपर है, ये जो एसे का टॉपिक आप करेंगे, तो इसमें और जीएस में वही टॉपिक आ जाता है, तो दोनों में फ़र्क होगा। तो इस फर्क का ध्यान रखो कि हमको ऐसे लिखते वक्त एक सजेस्टिव नोट में पहली बात तो हमको बात करनी है। दूसरी अंग्रेजी की कहावत है, मैं अभी डिस्कस कर रहा था गौरी से, कि द ब्यूटी लाइज इन ब्रेविटी एंड डेविल लाइज इन डिटेल। माने संक्षिप्त सुंदर होता है और विस्तार में दैत्य रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो है ऐसे लिखते वक्त, जब हम एलेगरी में जाएं या हम रूपक में जाएं या हम मतलब जब हम किसी भी इतिहास के किसी भी तथ्य को यहाँ ला करके हम अपनी बात को समझाने में इस्तेमाल करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि हम ऐसे लिख रहे हैं, हम इतिहास नहीं लिख रहे हैं। तो हमें मतलब जो हिस्टोरिकल फिगर है उसको, बस जैसे आप से पूछा जाए कि आंतरिक कमजोरियां विदेशी आक्रमण को प्रभावित करती हैं, कि माने जब हम आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं तो विदेशी आक्रमण होता है, या हमारे जो कोर्ट इंट्रीग हैं, हमारे दरबारी, तो आपने उसमें कह दिया कि मीर जाफर विदेशी नजरों को ललचाता है, तो मीर जाफर विदेशी नजरों को ललचाता है, इतना कह देने से पर्याप्त हो गया कि यदि आपके दरबार में ट्रेटर है तो विदेशी राजा उस पर नजर रखता है कि कैसे हम, और चाणक्य ने कहा भी है कि हम राज्यों को कमजोर करने का तरीका क्या है, कि चाणक्य की जो विदेश नीति है कि हमारे पड़ोस में कोई ताकतवर राजा हो, और हमारे यहाँ इतिहास में इसका इस्तेमाल हुआ, बिंबिसार ने इस्तेमाल किया है। जब लिच्छवी गणराज्यों से लड़ते वक्त किया तो उसने अपने भेजे, माने स्पाइस लोग भेजते थे और वहां जाकर के ढूंढते थे कि कहाँ कमजोर है। फिर चाणक्य ने प्रत्युत इस्तेमाल किया नंदवंश को समाप्त करने के लिए, राक्षस को उसने अपनी तरफ मिला लिया, और उसके लिए उसने अपनी प्रेमिका, जिससे कि उसको सैक्रिफाइस किया राष्ट्र के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो कोटेशन आप दें तो उसके डिटेल में ना चले जाए कि मीर जाफर ने फिर वो क्लाइव के ये किया, फिर समझौता कर लिया, फिर वो पहले दिन कर लिया, तो ये फिर ये ऐसे की आत्मा को मार देगा। तो इस बात के आपके अंदर तमीज होनी चाहिए कि हम ऐसे लिखते वक्त ऐसे लिख रहे हैं, इतिहास का उत्तर नहीं लिख रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दो चीज कि पहले तो ऐसे के टॉपिक को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टॉपिक आपने यदि गलत समझ लिया तो फिर चाहे आपके अंदर शेक्सपियर और कालिदास की आत्मा घुस जाए, आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो टॉपिक का आंसर ही नहीं है। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत शानदार आपने लिखा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो उसी तरीके से खराब है जैसे एक आदमी एक घोड़ा बेच रहा था। तो वो 1 लाख, पुराने जमाने की बात है, 1 लाख रुपए से नीचे बात ही नहीं कर रहा था, और 1 लाख रुपए आप जमाने का, आज के जमाने में हजारों करोड़ रुपए के बराबर हो गया। तो एक आदमी सनकी था, वो बड़े तैयार हुआ, चलो भाई ठीक है। उसने कहा 1 पैसा कम नहीं करेंगे। कहना ठीक है ले लो। तो उसने कहा घोड़े में खास बात क्या है? तो उसने बताया घोड़ा जो है बात, मन की बात समझ लेता, बोलना भी नहीं है, और ऐसा है हवा से बातें करता है, और आप घर से निकलने के लिए सोचोगे तो घोड़ा तैयार हो जाता है, फलाना है दिमाग का, मैंने इतनी सारी खूबियाँ बता दी। तो उसने कहा ठीक है, घोड़ा जो है मैं 1 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, घोड़ा जो है कल, लेकिन एक खराबी आ गई है, अभी तक नहीं थी, अभी तत्काल कल एक खराबी उसमें आ गई है। बाकी जितनी मैंने बातें बताई, जितने विशेषण, जितने एडजेक्टिव मैंने उसके साथ लगाए, सारे सही हैं, बस एक खराबी आ गई। तो कल कोई बात नहीं, एक के लिए क्या बात करना, कल ने सुन तो लो खराबी क्या है। कल खराबी ये है, अच्छा कल बता दो, पहले खराबी बता दो। कल खराबी है कोई जिंदा नहीं है। इतनी बातें अच्छी अच्छी हैं, लेकिन वो घोड़ा, अब एक खराबी आ गई, वो जिंदा नहीं।
तो उसी तरीके से सब कुछ बढ़िया लिख डाला, लेकिन ऐसे का टॉपिक आपको नहीं पल्ले पड़ा। तो जैसे मैं ये 2022 का शायद पेपर है, अब इसमें देखिए 4 टॉपिक पहले के, 4 टॉपिक बाद के, कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। दूसरा है पोइट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब मान लीजिए ये टॉपिक, हिस्ट्री इज द सीरीज ऑफ द विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। अब ये 4 पहले के हैं, जिसमें से एक आपको करना होता है, 4 दूसरे के हैं। अब इनमें से कोई भी टॉपिक आप जब लेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें कि टॉपिक को समझने बगैर यदि आप लिखने की हड़बड़ाहट में हैं तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि आपको नंबर बहुत खराब मिलेगा। बहुत खराब मतलब 0 भी हो सकता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि कोई बच्चों के नंबर जो हैं वो ऐसे नहीं आ जाते हैं कि ऐसे की बदौलत वो क्वालिफाई कर जाएं, और जबकि यदि किसी को अच्छा लिखना आता हो और मान लीजिए 70% स्कोर हो जाता है दोनों में, तो वो मिला करके करीब करीब बहुत अच्छा स्कोर हो गया। और जब तक एक पेपर में कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलता है तब तक बहुत अच्छे से सिलेक्शन की चांस नहीं बनते हैं, माने ऊपर के। तो अब मान लीजिए इसी में ले लें कि पोइट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब तो इसको समझने के लिए कि क्या पूछ रहा है, तो पहली बात तो यह है कि मेंस के किसी भी जीएस के पेपर को करते वक्त मैं बार बार बताता हूं कि चाहे जितना जल्दी आपको समझ में आ गया हो, लेकिन क्वेश्चन को आप 3 बार जरूर पढ़ा करें। 3 बार यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत संभावना बनती है कि आप सवाल के क्रक्स को नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए आंसर आपका पेरीफेरी में घूमता रहेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही पेरीफेरी में लिया है। माने क्वेश्चन जैसे रावण है, आंसर राम है, तो जब तक रावण तक नहीं पहुंचोगे तब तक राम अवतरित नहीं होगा, सामने नहीं आएगा। आप कुंभकर्ण में घूमते रहिए, मेघनाथ में घूमते रहिए, तो आपको लक्ष्मण मिलेंगे, भरत मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे, लेकिन राम नहीं, राम रावण के लिए आएगा। तो सवाल है कि लंका में मुख्य चीज क्या है? रावण। जो रावण जब तक आप नहीं पाएंगे तब तक राम वहां नहीं जा सकते। ऐसे क्वेश्चन में एक मुख्य प्रश्न का एक पिथ होता है, एक जहां पर क्वेश्चन लाई करता है, जैसे कि द फिलॉसफी ऑफ धम्म ऑफ अशोक, अशोक के धर्म का दर्शन। अब इसमें सवाल उठता है कि अब इसमें क्या चीज मुख्य है? तो मुख्य चीज है धम्म, और किसका? अशोक का। अशोक इसमें मुख्य नहीं है, अशोक का धम्म। तो धम्म पर जब आप लिखोगे तो आंसर होगा। आपने लिखना अशोक पर चालू किया, अशोक मौर्य साम्राज्य का महान ये था, वो था, कलिंग विजय किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो, लेकिन इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब आपने ये पढ़ा, मान लीजिए इसी चीज को, पोइट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ये मैं इस टॉपिक इसलिए ले रहा हूं कि अभी मैं पढ़ रहा था तो वृंदा ने बताया कि, तो मैं पहले ही काट देता कि समझ में आया इसमें क्या हो, इसलिए मैंने सोचा इसी टॉपिक को ले लें। बाई चांस मैंने तैयारी नहीं किया कि किसको मुझे बताना, किसको नहीं बताना। तो पहले तो आप देखिए कि आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने होते हैं, और उनका रेंज क्या होता है कि आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना है। ये पहले से लिखा है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितने भी स्लो राइटर हो, कितना भी धीरे लिखते हो, तो 1000 वर्ड्स आप 50 मिनट में लिख लोगे। अच्छी स्पीड है तो और जल्दी लिख लोगे, लेकिन 50 मैक्सिमम टाइम है, 50 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ऐसे के राइटिंग में आपके पास जो है 40 मिनट एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करिए कि कम से कम 20 मिनट आप ऐसे के टॉपिक को खूब अपने अंदर उतारिए, और साथ ही साथ उसका एक वो बना लीजिए, स्केलेटन बना लीजिए कि हमको पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऐसे। और ये आप ध्यान रखें कि हमेशा सबसे पहला पैराग्राफ में सबसे पहला सेंटेंस आपका ये होना चाहिए कि हम ऐसे का टॉपिक है क्या। माने यू रिप्रोड्यूस द एसे इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में ऐसे को लिखें, जिससे कि एग्जामिनर को यह जानने में कोई गलती ना
माने ये जानने में देर ना लगे कि तुमने टॉपिक को समझ लिया। मैं एक प्रोफेसर, अब वो नहीं है दुनिया में, जो कि कमीशन के मतलब हिंदी लिटरेचर के वो थे, प्रोफेसर थे, जिनके पास कापियाँ चेक होने के लिए आती थी। उन्होंने हमको पढ़ाने के दौरान शेयर किया इलाहाबाद में कि हम पूछा करते थे कि सर क्या होता है, आप क्या देखते हैं बच्चे में? तो कहने लगे देखिए, जब सवाल आसान होते हैं कि गोदान किसान त्रासदी की महागाथा है, अब मान लीजिए सवाल पूछा गया, तो इसमें एग्जामिनर को ये जानने में बड़ा टाइम लगता है कि कौन बच्चा अच्छा कौन खराब है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ अंदर की नहीं पूछी जा रही। लेकिन जो सवाल टेक्निकल होता है उसमें एग्जामिनर बड़ी जल्दी जान लेता है बच्चा कौन अच्छा कौन खराब है, क्योंकि क्वेश्चन को समझने से ही ये मालूम चल जाता है कि बच्चे की मेरिट क्या है। तो एग्जामिनर की सबसे पहली चिंता होती है ये जानना कि बच्चे की मेरिट क्या है। तो जैसे ही आप पहला सेंटेंस लिखते हो, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले पैराग्राफ में ही तुमने बोगस कर दिया, पहला पैराग्राफ ही तुमने वाहियात लिख दिया जिसका टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। आगे आप कितना भी ऐसे पर आ जाएं, टॉपिक के सेंटर में आप आ जाएं, फिर एग्जामिनर को लौट करके आपकी सिंपैथी आपको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाहे जितना आपको टाइम लगे, आप पेंसिल से कच्चा चाहे जितने बार लिखें, लेकिन जब तक पहला पैराग्राफ एकदम टू द पॉइंट एंड वेरी मच रिलेटेड टू द टॉपिक ना हो जाए, तब तक आप लिखना स्टार्ट ना करें। आप देखोगे ये मेहनत कमाल करेगी कि जैसे ही आपका पहला पैराग्राफ और ऐसे का टॉपिक एकदम उसके कंटिन्यूएशन में लगे, माने कैसे पकड़ में आता है कि आप ये टॉपिक लीजिए और इस टॉपिक को आप अपने पहली लाइन से कंटिन्यूटी में ले आइए। एकदम सीक्रेट बता रहा हूं, एकदम फ्री में, कि आप टॉपिक पढ़िए और टॉपिक के साथ अपने एसे के पहले लाइन को पढ़ना, जो आपने लिखा है उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। यदि वो टॉपिक के साथ आपका एसे साथ ही जुड़ता हुआ चला गया तो आपका एसे टू द पॉइंट है। और यदि टॉपिक से पहली लाइन जो आपके आंसर की एसे राइटिंग की है वो साथ में जुड़ती हुई आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप गड़बड़। यदि ऐसा आप कर ले जा रहे हो तो आप समझ लीजिए कि पहले ही आपने सुनिश्चित कर लिया कि आप 50% मार्क्स के लायक हो। पहला कुछ नहीं आपने किया, डिटेल और सारी जो चीजें हैं, इलस्ट्रेशंस, दैट विल एंस्यू द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ के बाद सब आना चालू हो जाएगा, लेकिन पहला पैराग्राफ जो है वो पहले पैराग्राफ का सीक्रेट मैं बता रहा हूं, हाउ टू फाइंड इट आउट, whether your answer is in the relevance, it is pertinent to the topic or not। कि आपने पढ़ा जैसे poets are the unacknowledged legislators of the world, तो आप जैसे मैं पूरा ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने कोई तैयारी करके नहीं बैठा हूं, अब मैं जैसे सोच रहा हूं, इतनी देर बात करने के बाद मैं सोच रहा हूं, तो आप पहला लाइन लिखे कि poets create their own world that may or may not exist in reality, but that is the beauty of the poetry and the knack of the poet, that the created world that poet created makes you believe that it is more than the real. That is the authority of a poet। अब आपने जो मैंने बताया, अब आप इसको रिकॉर्ड करके बार बार सुनिए। तो आपने जैसे मैंने पहला बताया वैसे ही आगे का जो है उसमें जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, और अब जैसे एग्जामिनर ने टॉपिक पढ़ा और आपको पढ़ना चालू किया, उसको कनेक्ट करने में टाइम ही नहीं लगा, वो सीधे आपके टॉपिक से सीधे जुड़ता हुआ चला गया कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। साहित्य में साहित्यकार जो दुनिया रचता है वह दुनिया ऐसी लगती है कि ये जो वास्तव में दुनिया है उसके सामने छोटी लगती है। लेजिस्लेटर का काम क्या होता है? लेजिस्लेटर्स का काम होता है, इनको विधायक कहते हैं, इसीलिए इनको सांसद विधायक लेजिस्लेटर्स कहते हैं। इनके पास जिम्मेदारी होती है कि जो संसार, जो देश उनको मिला है
उस वेद को और उत्कृष्ट बनाएं, उसके लिए विधायन करते हैं, उसके लिए नीतियां बनाते हैं। उनका काम क्या होता है, जो आज है कल उससे बेहतर कर दे। और करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन करते हैं, विधि बनाते हैं। विधि माने होता तरीका, और विधि को बनाने वाला विधायक। हमारे यहाँ ब्रह्मा को विधायक कहा गया, और इसीलिए कवि को हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया निरंकुशा कवया। पोएट निरंकुश होता है। तो अब इसी चीज को फिर आप बताएंगे कि शेक्सपियर का संसार कैसा है, कालिदास का संसार कैसा है, कबीर का संसार कैसा है, तुलसी का संसार कैसा है। अब देखिए, तुलसी का राम राज एकदम अलग है और कबीर का राम एकदम अलग है। तुलसी के राम को गाते गाते भी हम कबीर के राम को याद करते हैं, जब कबीर कहता है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। लोग कहते हैं कि दशरथ का सुत राम है, लेकिन राम अलग है, यह कबीर पहले कह चुका है। लेकिन तुलसी का साहस देखिए कि उसी दशरथ सुत को वो घर घर तक पहुंचा देते हैं। और वे लोग जो कबीर के राम को गाते थे, वे तुलसी के राम के भी हो जाते हैं। इस तरीके से उनका राम एक। अब तो इसी तरह आजकल लोग रामायण, अब कुमार विश्वास अपने अपने राम करके गीत सुनाते हैं। इसके राधे श्याम रामायण ने रामायण लिखी, कृतवास ने अपनी रामायण लिखी, कंबन उसके पहले अपनी रामायण लिख चुके थे। सबकी रामायण, सबका राम अपना अपना है। तो ये क्यों है? क्योंकि पोएट जो है अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड क्या होता है? इंसान। तो जो पोएट है, उसकी पोएट की अथॉरिटी को अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो कवि है, जो ऋग्वेद है, उसमें कवि शब्द जो है ब्रह्म के लिए इस्तेमाल किया गया है, और पोएट के लिए ऋषि शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषि मंत्र का दृष्टा होता है, श्रोता नहीं होता। ऋषि माने सीयर इज द बिहोल्डर ऑफ द मंत्राज। जो कुरान में कहा गया है कि कुरान जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल पर नाजिल हुई। नाजिल दृश्य है, सी है, और नजर लुक है। दोनों में फर्क होता है। जो संस्कृत में दर्शन और देखने का फर्क है, वही नजल और नजर का फर्क है। तो उनके कल पर नजल हुई माने दिखाई, दृष्टारा। तो इसका मतलब क्या है कि वे सुना हुआ नहीं बोल रहे हैं, देखा हुआ बोल रहे हैं। कबीर कहता है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे खोई रे, मैं कहता सुरझावन हारी, तुम राख्यो अरुझाई रे, तेरा मना मनुआ कैसे खोई रे। जो देखने का। तो कवि क्या करता है, पोएट्स लेजिस्लेटर कैसे है? क्योंकि वो जो देखता है, देखता क्या है? सीयर होता, सीज, लुक नहीं। जो हम चारों तरफ देख रहे हैं ये अखबार लिखता है, और जो हम दर्शन करते हैं, जो विजन करते हैं, विजनरी होते हैं, वो पोएट करता है। तो ये इस टॉपिक का है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि ऐसे लिखते वक्त इसकी प्रैक्टिस करें। और टॉपिक माने आपको 50% नंबर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक को समझ करके अपनी बात आगे लिखी कि नहीं लिखी। और यह समझाने के लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े, 25 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, हालांकि मेंस के समय दिमाग इतना कंसंट्रेट होता है कि जो नॉर्मल समय में हमारा ब्रेन काम करता है, इससे 1000 गुना कैपेसिटी का काम होता है जब हम परीक्षा हाल में बैठते हैं। वहां टेंशन नहीं होती है, कंसंट्रेशन होता है। लोग गलत कहते हैं, टीचर गलत कहते हैं कि वहां टेंशन रहेगा। टेंशन नहीं रहेगा। विश्वामित्र वशिष्ठ को ऐसी साधना के चरम में भी वो सांद्रण, वो केंद्र, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है जो बच्चे का परीक्षा हाल में बनता है। वहां दबाव होता है, तनाव होता है, लेकिन वो बड़ा विधेयात्मक होता है। उसमें ब्रेन जिस कैपेसिटी में काम करता है वो अदरवाइज पाना बहुत असंभव है। प्रीलिम के बाद निकलने के बाद ही ब्रेन की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो केवल आपको तकनीक समझने की जरूरत है। और वहां हड़बड़ाहट में देखिए, लिखने का नंबर नहीं मिलता है, उत्तर लिखने का नंबर मिलता है। तो यदि आपका लेखन उत्तर नहीं है, चाहे जितना बढ़िया हो, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने
इतनी बात किया, ये एक इंट्रोडक्शन है। बाकी मैं कुछ एसेस के आप बॉडी को डेवलप करना अगले वीडियो में बताऊंगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा कि हम एसे को कैसे डेवलप करते हैं। तो अभी मैंने पहला पैराग्राफ की बात लिया, फिर उसकी बॉडी को कैसे करेंगे, फिर कंक्लूड कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।